साथियों, आज हम लोग आईएएस मेन एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने की कड़ी में आज एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन अर्थात परीक्षण और आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग बहुत सारे इस प्रकार के विषयों पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टिप्पणी करना अर्थात कमेंट करना, डिस्कस करना अर्थात विवेचना करना, एनालाइज करना अर्थात विश्लेषण करना आदि पे हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की हुई हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे मेधावी छात्र जो कि प्रीलिम्स को क्रॉस करते हैं और बहुत ज्ञान और हर तरीके से इंटेलेक्चुअल जो उनका ट्रेट होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन फिर भी वो इसलिए लड़ाई में हार जाते हैं, मेन एग्जामिनेशन में हार जाते हैं क्योंकि उनको प्रश्न की भावना नहीं समझ में आती, प्रश्न की रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आती और हर प्रश्न के आगे उनसे कुछ जो अपेक्षाएं होती हैं कि भाई आप टिप्पणी करिए, डिस्कस करिए, एनालाइज करिए, इलुसिडेट करिए, एलैबोरेट करिए, कंपेयर करिए, क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिकली डिस्कस करिए। ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चंस की है वो समझ ही नहीं पाते हैं और जब इन प्रश्नों को वो समझ ही नहीं पाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को वो समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो प्रश्न का उत्तर देना है वो बिल्कुल ही गलत दिशा में चला जाता है। तो फिर नंबर कैसे मिले? तो नंबर अच्छे प्राप्त करना हम लोगों के लिए एक बहुत चुनौती है आईएएस के मेन एग्जामिनेशन में, और उसके लिए मैं कई वीडियो बना के छात्रों को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आपसे प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या परीक्षक अपेक्षा कर रहा है, उसको तो समझिए पहले और उसको समझ के अपना उत्तर लिखिए, अन्यथा फिर नंबर मिलने में दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको आज हम लोग एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आईएएस 2020 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उस पेपर को अगर आप देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3B जैसे है एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6A है कि एग्जामिन रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन द लास्ट 2 डिकेड्स। तो ये या क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन शेपिंग द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 8C सेकेंड पेपर में। इसी प्रकार से चाहे वो सोशियोलॉजी का पेपर हो, चाहे वो फिलोसफी का पेपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो, कोई भी सोशल साइंसेज का पेपर हो, उसमें आप देखेंगे कि जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल लिखी रहती हैं, इंगित होती हैं और आपको उसको ज़रूर समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। अब जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जामिन अर्थात परीक्षण करिए और क्रिटिकली एग्जामिन आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करिए। तो जब एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन की रिक्वायरमेंट होती है प्रश्न की, तो हमें क्या चीज़ बताना होता है ये हमें समझने की आज सख्त ज़रूरत है। तो आज हम लोग देखते हैं कि एग्जामिन शब्द अर्थात परीक्षण शब्द का जब प्रयोग किया जाता है प्रश्न में, तो परीक्षण का मतलब क्या होता है, एग्जामिन से मतलब क्या होता है, एग्जामिन जब हम करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस विन्यास पे हम अपना उत्तर लिखें। और इसी तरीके से दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर आपसे कहता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन से कैसे डिफरेंट होता है। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस 2 very important parts and one is the examine thing and the other is the critically examine thing। अर्थात परीक्षण के करने में क्या करना है और आलोचनात्मक परीक्षण में क्या करना है। तो आप जानते हैं कि परीक्षण तो दोनों में करना है, एक में बस आलोचनात्मक करना है, वो बाद में डिस्कस करते हैं कि जब हम आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो हमारे परीक्षण का स्वरूप अंत में क्या होगा। एग्जामिन पहले देखते हैं कि एग्जामिन या परीक्षण का क्या मतलब होता है। परीक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है अगर आप उसको डिक्शनरी में जाके देखें तो इसका मतलब होता है टू इंस्पेक्ट अर्थात निरीक्षण करना, इंक्वायर अर्थात जांच करना और लुक क्लोजली अर्थात बहुत ही गहराई से, गंभीरता से, निकट से उन पूरे मुद्दों को, विचारों को, स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को जो आपके प्रश्न में दिए हुए हैं देखना। तो निरीक्षण करना, जांच करना और बहुत निकट से उस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ तो ये समझिए। दूसरी चीज़ ये समझिए कि जब आप परीक्षण कर रहे होते हैं, जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो आपके पास कोई एक मानक होना चाहिए कि किस मानक से आप उसको
परीक्षण कर रहे हैं, क्या आपके पास परीक्षण करने का कोई स्टैंडर्ड है या नहीं है, कोई यार्ड स्टिक है या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी परीक्षण में आती है कि जब आप परीक्षण करते हैं तो आप परीक्षण के साथ के बाद मूल्यांकन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि परीक्षण में और मूल्यांकन में बहुत अंतर संबंध है, अर्थात आपको जजमेंटल होना पड़ता है, अर्थात एक आपको निर्णय पे पहुंचना होता है। तो जब हम परीक्षण करते हैं तो दो चीज़ें साफ आई। पहली चीज़ तो हमें एक प्रकार से बहुत क्लोजली चीज़ों को देखना होता है, और दूसरी चीज़ कि हमें फिर उस पर अपनी राय जाहिर करनी पड़ती है, उसका मूल्यांकन। तो एक स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए जिसके आधार पर हम परीक्षण करें, और दूसरा परीक्षण जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं जी हमको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करता है, वो आपको एग्जामिन करता है, अर्थात आपका परीक्षण करता है। और जब आपका वो परीक्षण करता है तो आपके सिम्टम्स को देखता है, आपके सिम्टम्स के कॉजेस को पहचानने की कोशिश करता है, और उनको बाद कुछ मेडिसिन देता है जिससे कि आपका रोग ठीक हो सके। इसी प्रकार जब एक टीचर है, एक शिक्षक जब आपकी कॉपियों का परीक्षण करता है, जिसको हम कहते हैं एग्जामिनर, तो एग्जामिन जब वो आपकी कॉपियों का परीक्षण करता है तो आपको क्या करता है, जब आपने उत्तर लिखा हुआ है तो आपके ज्ञान का चेक करता है, ज्ञान का लेवल क्या है, आपकी भाषा का स्तर कैसा है, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आपकी मेधा कैसा रिफ्लेक्ट हो रही है, और तब उसका मूल्यांकन करके वो आपको नंबर देता है। तो परीक्षण में एक मानक के अनुसार चीज़ों को जांचा जाता है, और जब जांचने के बाद उसका मूल्यांकन करके आपको अंक प्रदान किए जाते हैं परीक्षा के द्वारा। इसी प्रकार अगर आप एक अधिकारी हैं तो अधिकारी के पास कोई भी पिटीशन आता है, कोई अर्जी आती है, कोई प्रस्ताव आता है, और उससे कहा जाता है कि साहब इसके ज़रा आप एग्जामिनेशन करिए कि इट इज़ वर्थ एक्सेप्टिंग और नॉट। तो अधिकारी क्या करता है, अधिकारी करता है कि उस पिटीशन की या उस प्रस्ताव के सारे पक्षों की जाँच करता है, देखता है कि वो कितना उपयोगी है, मूल्यांकन, और उसके बाद वो ये भी देखता है कि फिजिबिलिटी, अर्थात कि क्या जो नियम कायदे कानून है उसको आज्ञा देते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। और ऐसा सब करने में ये ध्यान रखिएगा कि द पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स दे डोंट काउंट। आपका व्यक्तिगत कोई जो है उसमें तो एग्जामिनेशन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे प्राश्निक ये पूछ रहा है कि आप एग्जामिन करिए, तो एग्जामिन करने में आपको किसी स्टैंडर्ड नॉर्म का सहारा लेकर ही उसकी परीक्षण करना पड़ेगा और उसकी जांच करके उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी राय नहीं देंगे, आपकी उसमें सब्जेक्टिव राय नहीं आनी चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आइए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, क्यों ना एक उदाहरण से समझा जाए। और इसमें एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन दोनों आ जाता है। एक प्रश्न आता है, प्रायः पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थियरी ऑफ आइडिया, अर्थात प्लेटो की विचारों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ये एक प्रश्न मान लीजिए आपसे आईएएस में पूछा गया या किसी भी एग्जामिनेशन में, स्पेशली सिविल सर्विसेज में पूछा गया। अब इसमें हमको क्या करना है, प्लेटो की थियरी ऑफ आइडियाज़ का आलोचनात्मक परीक्षण करने में हमको करना क्या है। पहले तो हमको ये समझना है कि प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया, जो प्रस्ताव है प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया, वो है क्या। तो जैसे एक अधिकारी के पास पिटीशन आया, प्रपोजल आया, तो उसको समझना है कि पहले पिटीशन है क्या, प्रस्ताव है क्या। इसी प्रकार थियरी ऑफ आइडियाज़ आपको डिस्कस करना है, तो थियरी ऑफ आइडिया को पहले आप समझिए कि प्लेटो क्या था। प्लेटो एक आदर्शवादी था जो कि चाहता था कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में एक आइडियल मॉडल हो, अर्थात प्रिज्यूम कर रहा है वो कि जो यूनान के पोलिस के जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स थे गवर्नेंस के और पॉलिटिक्स के, वो बहुत सब स्टैंडर्ड थे, वो बहुत नीचे थे, और वो ये चाहता था कि कोई परफेक्ट सिस्टम डिस्कवर किया जाए जिससे कि हम संतुष्ट हो सकें। तो पहले प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट था जो हर चीज़ को एक आइडियल पैमाने पे लाना चाहता था, और हर चीज़ को मानता था कि जितनी विश्व की चीज़ें हैं वो सब इम्परफेक्ट है, वो एक परफेक्ट उसमें विश्वास करता था। तो अब उसके सामने समस्या आई कि परफेक्ट चीज़ों को जाना कैसे जाए, कि व्हाट इज़ द परफेक्शन कि इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो इसके लिए वो कहता है जी देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इन हेवन, स्वर्ग में एक वर्ल्ड का संसार है, विचारों का संसार है, जिसमें कि हर चीज़ का एक आदर्श विचार हमको दिखाई देता है। अब सवाल ये कि स्वर्ग तक जाएगा कौन, और उसी
विचारों के संसार में वो कहता है कि देयर इज एन आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट। तो अब समस्या ये पैदा होती है कि अगर प्लेटो को गवर्नेंस मॉडल यूनान में आइडियल चाहिए था, अगर उसको एक पोलिस आइडियल चाहिए था, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई वो पुलिस का जो आइडिया है, गवर्नेंस का जो आइडिया है, वो स्वर्ग में है, विचारों के संसार में है, उस आइडियल का मॉडल। तो वहाँ तक जाया कैसे जाए, वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। और उसी तक पहुँचने के लिए प्लेटो ने कहा कि साहब उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ तक पहुँचने के लिए हमको वास्तव में एक थियरी ऑफ आइडिया में प्रतिपादित करता हूँ। और वो थियरी ऑफ आइडिया प्रतिपादित कैसे किया प्लेटो ने, इसको समझिए। तो तभी आप उसके कमेंट कर पाएंगे, उस पर जो है एवेल्यूएशन कर पाएंगे। तो प्लेटो की जो थियरी ऑफ आइडिया है वो कैसे इमर्ज होती है। वो कहता है कि थियरी ऑफ आइडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वर्ग तक पहुंचा कैसा जाए, विचारों के संसार तक पहुंचा कैसा जाए। और विचारों के संसार तक पहुंचने के लिए हमको एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन चाहिए, जिसको कि वो फिलोसोफर किंग कहता है, जो कि प्योर डोमिनेंट होना चाहिए रीजन में, अर्थात जिसके अंदर विवेक का अधिकतम तत्व विद्यमान हो। और जब फिलोसोफर, एक ऐसे फिलोसोफर को हम खोज लेते हैं जिसमें कि विवेक का अधिकतम तत्व होता है, तो वो फिर उसको कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन, अर्थात उसको ध्यान और चिंतन के आधार पे उससे कहते हैं कि भाई तुम अपनी आत्मा को उठाओ, स्वर्ग तक ले जाओ। जैसे ऋषि और मुनि किया करते थे कि अपनी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाते थे, ईश्वर से मिलाने की कोशिश करते थे, उसी प्रकार से प्लेटो का फिलोसोफर किंग जो है वो अपनी आत्मा को कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन से स्वर्ग तक ले जाएगा। और स्वर्ग तक के द्वार तक पहुंचते पहुंचते उसकी आत्मा को याद आ जाएगा कि वो आत्मा कभी स्वर्ग में रही थी, और तब वो उसको याद आ जाएगा कि स्वर्ग में एक विचारों का संसार था। और तब उस आत्मा को याद आ जाएगा कि स्वर्ग में विचारों के संसार में आदर्श राज्य का विचार कैसा था। और तब जब सोल को, आत्मा को आपकी याद आ जाएगा कि विचारों का संसार कैसा था, तो सोल तो कुछ बोल सकती नहीं है। सोल तो आप जानते हैं हम सभी लोगों के अंदर होती है। सोल की समझ को अनफोल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईली एक इंटेलेक्चुअल आदमी चाहिए, जो कि फिलोसोफर किंग वो है। और इस प्रकार से फिलोसोफर किंग की आत्मा जो चीज़ समझेगी, उस विचारों के संसार की अनुभूति को वो इंटेलेक्ट के माध्यम से व्यक्त करेगा। और तब वो एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जिस प्रकार का एक आइडियल स्टेट है उसको हमारे सामने अनफोल्ड करेगा। और इस प्रकार से उसी आइडिया के आधार पे प्लेटो चाहता है कि जितने भी पोलिस हैं, जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, उनको रन किया जाए। तो आइडियाज़ में प्लेटो का कहना है कि उसकी थियरी ऑफ आइडियाज़ की जो ब्यूटी है वो यही है। वो कहता है कि आइडियाज़ परमानेंट होती हैं, दे डोंट चेंज, देयर फॉर्म कैन चेंज बट द आइडिया डजंट चेंज। जितनी भी विश्व में आपकी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब इम्परफेक्शंस हैं, वो सब इम्परफेक्शंस हैं। लेकिन व्हाट इज़ द परफेक्शन? परफेक्शन इज़ दैट द आइडिया इज़ परफेक्ट। आइडिया में कोई चीज़ इम्परफेक्ट नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ को इमेजिन करें, कितना भी सुंदर कोई चीज़ आपको दिखाई दे, वो सब कहीं ना कहीं से इम्परफेक्ट होंगी, क्योंकि जो परफेक्शन है वो तो केवल विचारों के संसार में है। और इस प्रकार से विचारों के संसार में पाए जाने वाले परफेक्शन को प्लेटो अपने थियरी ऑफ आइडियाज़ के माध्यम से, जो कि वो फिलोसोफर किंग से प्राप्त करेगा, धरती पर उतारने की कोशिश करता है। और ये जो प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया है कि कैसे हम आइडियल को आइडिया में ही देख सकते हैं, इसीलिए इसको आइडियाइस्ट या आइडियलिस्ट कहा जाता है, आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद एक लाक्षणिक शब्द है, इसका वास्तव में विचारवाद इसका नाम होना चाहिए, या है विचारवाद इसका नाम, लेकिन हम लोग नॉर्मली आदर्शवाद कह देते हैं। इसलिए आदर्शवाद कह देते हैं कि आदर्शवादियों का मानना है कि केवल विचारों में ही आदर्श की स्थापना होती है। और इस प्रकार से चूँकि इस बात की संभावना है कि हम उस आदर्श को जान सकते हैं फिलोसोफर किंग के माध्यम से, इसलिए प्लेटो कहता है कि हम जो है वो थियरी ऑफ आइडियाज़ के माध्यम से एक आदर्श मॉडल को लेके आ सकते हैं। और यूनान में जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम ऑफ स्टैसिस है, जो संघर्ष की स्थिति है, हर जगह जो गवर्नेंस बैड लीडर्स की स्थिति है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो की जो थियरी ऑफ आइडियाज़ है वो यूनान के जो नगर राज्य थे, उन नगर राज्यों में जो विद्यमान हर समय संघर्ष की स्थिति थी, और वो संघर्ष की स्थिति इसलिए थी कि वो बैड लीडर्स वहाँ हुआ करते थे। वो बैड लीडर्स इसलिए थे कि वो अज्ञानी लीडर्स थे। अज्ञानी होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को गलत रास्तों पे ले जाएं, लोगों को उन रास्तों पे ले जाए जिन रास्तों पे संघर्ष होते हैं। संघर्ष कब होते हैं? जबकि हम लिमिटेड चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। तो प्लेटो का मानना था कि जो उस ज़माने के लीडरान थे, उस ज़माने का जो गवर्नेंस मॉडल था, उस ज़माने का जो समाज था,
उसमें नाना प्रकार की विसंगतियां थी, और वो तभी ठीक हो सकता है जबकि हमारे पास एक गवर्नेंस मॉडल आइडियल फॉर्म का हो, और उस गवर्नेंस मॉडल में वो कहता है कि हमारे पास एक आदर्श राज्य होना चाहिए, जिसमें कि एक आदर्श राजा होना चाहिए, जो कि आदर्श राजा वास्तव में ज्ञान के और इंटेलेक्ट में हाईएस्ट हो कैपेबिलिटी में। अज्ञानी लोगों को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि शासन की गंभीरता को, और इसलिए केवल ज्ञानवान व्यक्ति ही शासन करने की योग्य है। और ये जो आइडिया ऑफ स्टेट उसने प्रतिपादित किया, थियरी ऑफ आइडियाज प्रतिपादित किया, उसमें जो आइडिया ऑफ स्टेट आया उसमें न केवल ये बात आई कि भाई एक फिलोसोफर को एक किंग होना चाहिए, बल्कि उसमें ये भी बात आई कि जो लोग भी किंग होते हैं, जो भी फिलोसोफर्स होते हैं, जो भी रूलर्स होते हैं, अर्थात उसने शासकों को और सैनिकों को दोनों को गवर्नेंस में शामिल किया, और कहा कि सैनिकों और जो शासक हैं इन दोनों के लिए न केवल ये ज़रूरी है कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल हों, बल्कि उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो किसी तरह से करप्ट ना हों। क्योंकि अगर वो मान लीजिए गवर्नेंस में आ गए और उनके पास पावर आ गई और वो करप्ट हो गए तो सारा खेल खत्म हो जाता है, पूरा गवर्नेंस मॉडल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उसने कहा कि अगर हमको शासकों का करप्शन रोकना है तो दे शुड हैव टू लिमिटेशंस। वन लिमिटेशन इज कि उनके पास वाइफ्स और प्रॉपर्टी का साम्यवाद होगा, अर्थात ना उनके पास धन होगा कोई वैयक्तिक, ना उनके पास अपना कोई परिवार, अर्थात ना उनकी पत्नी या पति या बच्चे होंगे उनके, तो ना तो उनके पास अपना परिवार होगा, ना उनके पास अपना बैंक बैलेंस होगा। जो भी उनका परिवार है वो राज्य उसकी व्यवस्था करेगा, और जो भी उनकी धन की आवश्यकता है वो भी राज्य व्यवस्था करेगा। और पहली चीज़ तो ये होगी कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, एंड दूसरी चीज़ होगी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि थियरी ऑफ आइडियाज़ में जो गवर्नर्स हैं उनको इनकरप्टिबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और इसलिए प्लेटो का ऐसा मानना है कि ये जो थियरी ऑफ आइडिया है ये थियरी ऑफ सोल से भी कनेक्टेड है, अर्थात हमारी आत्मा जुड़ी हुई है थियरी ऑफ आइडियाज। अगर हम आत्मा को नहीं ले जा सके तो फिर तो प्लेटो ये भी मानता है कि हमारे पास शरीर में एक आत्मा है, जिस आत्मा पे एक क्षमता है कि वो चाहे तो वहाँ तक जा सकती है जहाँ पे उसका मूल निवास है। ये भारतीय दर्शन से बहुत मिलती जुलती चीज़ है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि करप्टिबिलिटी ऑफ गवर्नर्स, ये प्लेटो के थियरी ऑफ आइडियाज़ में इसको रोकने के लिए कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन दो चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो ये प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया है, जो कि थियरी ऑफ आइडिया आपको थियरी ऑफ सोल से कनेक्ट करती है। जो थियरी ऑफ सोल को लागू करने के लिए प्लेटो का एक एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव आपको पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम क्या है, जिसमें 35 साल की शिक्षा दी जाती है, और 35 साल की शिक्षा के बाद 15 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन की, और 50 साल की एज में जाके ये संभव हो पाता है कि कोई व्यक्ति जो है शासक के पद पे आ सके। लेकिन प्लेटो की हमें तुलना भी करनी चाहिए, और वो तुलना की थियरी ऑफ आइडिया में हमको दिखाई देता है कि थियरी ऑफ आइडिया में काफ़ी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का मतलब होता है कि अगर शासक जिस चीज़ को कह दे कि भाई ये है आइडियल मॉडल, ये है आइडिया ऑफ गुड, ये है आइडियल स्टेट, तो उसको मानना पड़ेगा। ये हमारे पास कोई जानने का अधिकार नहीं है या कोई साधन नहीं है कि वास्तव में ही इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, हमें उसको मानना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है उसमें, अर्थात उसमें उसका वैयक्तिक भी समझ जुड़ी हुई है कि क्या वो अनफोल्ड करता है, क्या वो आइडियलिज्म को बताता है। और वहीं पे एरिस्टोटल का ऑब्जेक्टिव रियलिज्म आप देखते हैं कि उसी ज़माने में उसका शिष्य अरस्तु हुआ है, जो कि वास्तव में एम्पिरिकल मेथड से 158 संविधानों का अध्ययन करके हमको बताता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लेटो के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटी एंड लीडरशिप, ये उसका सब्जेक्टिव स्पेकुलेटिव थ्योरेटिकल मॉडल है, जबकि अरिस्टोटल का एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जो कि 158 संविधानों का अध्ययन करके तब हमको बताता है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस आपको कोट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप हीगल से भी प्लेटो को कंपेयर कर सकते हैं। हीगल भी आइडियलिस्ट था और प्लेटो भी आइडियलिस्ट था, और दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्लेटो जो वर्तमान है उससे बिल्कुल असंतुष्ट था, और वो मानता है कि कहीं स्वर्ग में आदर्श निवास करता है जो हाईएस्ट रैशनैलिटी है। वहीं हीगल जो है वो मानता है
कि द रियल इज रैशनल, अर्थात जो भी आपको दिखाई देता है, जो स्टेट आपको दिखाई देता है, वास्तव में वही स्टेट एक सबसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रैशनैलिटी है। तो हीगल जो वर्तमान राज्य है उस राज्य से संतुष्ट है और कहता है कि उसी की आज्ञाओं का अनुपालन करने में व्यक्ति की सर्वांगीण स्वतंत्रता और विकास संभव है, जबकि प्लेटो मानता है कि जो वर्तमान राज्य है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, वो पूर्ण नहीं है, वो आदर्श नहीं है, वो आदर्श से बहुत नीचे है और हमें एक आदर्श की खोज करनी चाहिए। वहीं हीगल जो है वो कहता है कि जो भी वर्तमान राज्य जिसमें आप रहते हैं, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनैलिटी एंड देयरफॉर यू मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट विदाउट एनी चैलेंज। तो ये तमाम चीज़ें आपको थियरी ऑफ आइडियाज़ में लिखनी पड़ेगी, जिससे कि एक सांगोपांग एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आप थियरी ऑफ आइडियाज़ को पूरी तरह से समझते हैं, उसका पर्पस क्या है थियरी ऑफ आइडियाज़ का, और थियरी ऑफ आइडियाज़ से प्लेटो कहाँ पहुँचना चाहता है, जो गवर्नेंस मॉडल है, जो पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, जो लीडरशिप की स्टाइल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके खोज का तरीका, उन सब पे अपना जजमेंट प्लेटो देना चाहता है कि दिस इज़ हाउ। हालांकि प्लेटो ने आगे चल के स्टेट्समैन में और लॉज में जो उनकी पुस्तकें हैं उसमें परिवर्तन किया, लेकिन जो बेसिक द रिपब्लिक में जो मॉडल प्लेटो ने बताया वो यही है थियरी ऑफ आइडियाज। अब जब दूसरा प्रश्न मान लीजिए, ये तो एग्जामिन हो गया, यहाँ तक आपका एग्जामिन चलेगा। अब आपसे अगर पूछा जाए क्रिटिकली एग्जामिन, अर्थात आलोचनात्मक परीक्षण करिए, तो अब आलोचनात्मक परीक्षण करने में यू हैव टू एक्ट एज ए जज। अब यहाँ पे आपकी बारी आती है कि अब आपको एक मूल्यांकन करके एक निर्णय देना पड़ेगा कि हाँ प्लेटो की जो थियरी ऑफ आइडिया है वो कैसी थियरी ऑफ आइडिया है। तो सबसे पहले जो आरोप लगता है या आलोचना होती है प्लेटो की थियरी ऑफ आइडियाज़ की कि भाई ये यूटोपियन है, ये काल्पनिक है, ये हास्यास्पद है, ये आदर्शवादी है, निहायत यूटोपियन है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा दार्शनिक राजा दिखाई ही नहीं दिया जो कि इस प्रकार से वर्ड ऑफ आइडियाज़ में अपने सोल को उठा के जाके एक आइडियल मॉडल को लाए। जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अपनी समझ को ही एक आदर्श समझ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और दूसरी आलोचना इसकी की जाती है कि जो इसका एपिस्टेमोलॉजिकल पार्ट है, अर्थात जो इसकी ज्ञान मीमांसा की जो ज्ञान मीमांसा वाली जो लाइन है कि अर्थात सही ज्ञान क्या है, ट्रुथ क्या है, तो ये फिलोसोफर किंग जो भी कह देगा वो तो फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि फिलोसोफर किंग के आगे तो कुछ है नहीं। तो फिलोसोफर किंग जो भी आपको कह देगा उसको आपको मानना पड़ेगा कि अब यही सत्य है, और जब वही सत्य आपको मानना पड़ेगा तो ऐसे में तो एक प्रकार से वो अपने जो उसके अनुमान होंगे उनको भी वो नॉलेज के रूप में प्रस्तुत कर देगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि वेदर द ट्रूथ एक्सप्रेस बाई प्लेटोज फिलोसोफर किंग दे आर रियली ट्रूथ और देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। तीसरी चीज़ कि प्लेटो के जो थियरी ऑफ आइडियाज़ है अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे फासिज्म की बू आती है। फासिज्म की बू आती है क्योंकि देन वंस द थियरी ऑफ आइडिया इज इन शेप, जब प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया के आधार पर राज्य का एक परिकल्पना कर ली जाएगी तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देयर इज़ नो चेंज, जो फांसीवाद में होता है कि आप चाहे लाख अपने तर्क दें लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। डिक्टेटर या फासिस्ट जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है। तो ये भी आरोप प्लेटो पे लगाया जाता है। और चौथा जो आलोचना की जाती है थियरी ऑफ आइडियाज़ की प्लेटो की, कि थियरी ऑफ आइडियाज़ से प्लेटो डेमोक्रेसी को किल कर रहा है। डेमोक्रेसी को इसलिए किल कर रहा है कि जो लोग लेस मेरिटोरियस हैं, जो कम ज्ञानवान हैं, उनको पूरे गवर्नेंस मॉडल में कहीं कोई स्थान नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है। केवल वही लोग गवर्नेंस में आ सकते हैं जो हाईली मेरिटोरियस हैं, जिनको कि एजुकेशन के थ्रू फिल्टर आउट करके प्लेटो वॉरियर्स और अर्थात सिल्वर और गोल्ड अर्थात फिलोसोफर्स के रूप में फिल्टर आउट करेगा। तो जो कॉमन मैन है ही और शी इज़ आउट ऑफ इट। तो इस प्रकार से प्लेटो अपनी थियरी ऑफ आइडियाज़ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसकी तमाम आलोचनाएं की जाती हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हम देखते हैं कि थियरी ऑफ आइडियाज़ में एक बहुत जो ख़ास बात है कि उस समय की तात्कालिक जो यूनान की समस्या थी कि चारों तरफ संघर्ष फैला हुआ था, गवर्नेंस में और बिल्कुल कोई दम नहीं था, लीडर्स थेमिस्टोक्लीस और पेरिक्लीस टाइप के थे जो कि बहुत ही पुअर थे लीडरशिप में और ज्ञानवान नहीं थे और लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे थे, संघर्ष की दिशा में ले जा रहे थे, ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं ले जा रहे थे। समाज में खुशहाली हो, समाज में प्यार हो, समाज में आपस में भाईचारा हो, इस तरफ नहीं ले जा रहे थे। तो वो ये चीज़ों को कम करने के लिए प्लेटो ने अपनी थियरी ऑफ
ऑफ आइडियाज़ दिया और कहा कि अगर वास्तव में थियरी ऑफ आइडियाज़ के आधार पर हम एक इस प्रकार की परिकल्पना करते हैं कि कोई आदर्श राज्य होना चाहिए जिसमें कि योग्य लोग ही, अर्थात देखा जाए तो मेरिटोक्रेसी को प्लेटो प्रमोट करता है और वो कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बौद्धिक रूप से प्रबुद्ध हैं, केवल उन्हीं के हाथ में शासन करने की कला होनी चाहिए, शासन करने की बागडोर होनी चाहिए, जो कि बहुत जिसमें कि एक वजन है। और ये ज़रूर है कि समाज में जाति और धर्म और इस भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं, लेकिन ये मेधा क्या, मेधा किसी के पास भी हो सकती है। वो व्यक्ति गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन जो मेधावी हो वो आगे आए और देश हित में, समाज के हित में शासन की बागडोर संभाले। शायद प्लेटो का यही है ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए उसने अपनी थियरी ऑफ आइडियाज़ का प्रतिपादन किया, जिसकी तमाम आलोचनाएं हम लोगों ने देखी। लेकिन इसको समझना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आपको इससे फॉर्मेट समझ में आया कि हमें एग्जामिनेशन में क्या करना है और हमें क्रिटिकली एग्जामिनेशन में क्या करना है। क्रिटिकली एग्जामिन जब आप करेंगे तो आप एक जज की भूमिका निभा सकते हैं और प्लेटो के थियरी ऑफ आइडियाज़ पे अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जो छात्र आईएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा और इसका उन्हें बहुत अभ्यास करना चाहिए। ये बात कहने में जितनी सरल लगती है, लिखने में वे उतनी ही कठिन होती है। लेकिन इस संबंध में फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपके दिमाग में उलझन हो, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।